हेलो एवरीवन, बीपीएससी एईडीओ सामान्य अध्ययन यानी कि पेपर 2 का ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है? यहां पर नहीं पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 लोहित नदी। ये लोहित नदी है ना, भारत के अरुणाचल प्रदेश में और असम में बहती है। कहां का? अरुणाचल प्रदेश और असम में बहने वाली ये नदी है। और ये नदी जो है ना, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। कौन सी? लोहित नदी। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग को। और पूर्वी तिब्बत के जयाल छू पर्वत श्रेणी से निकलती है। कौन सी पर्वत श्रेणी? जयाल छू। कॉपी पेन लेके बैठिएगा, पहले ही सेट में बता दिए थे आपको, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा बार बार आपको। ठीक है। और इस नदी को ना तूफानी बेग के बहने के बाद असम में मैदानी इलाके में आ जाती है और खून की नदी के नाम से जाने वाली नदी है ये। ठीक है, खूनी नदी भी नाम से जाना जाता है इसको। किस नदी को? लोहित नदी को खूनी नदी भी कहा जाता है। और ये नदी जो है ना तूफानी और अशांत है, और इसका नाम आंशिक रूप से लाल मिट्टी के कारण पड़ा है। ये जो खूनी नदी है वहां पे लाल मिट्टी है, इसके कारण इसका लाल रंग हो जाता है। और मिसमी पर्वतमाला से बहती हुई ब्रह्मपुत्र घाटी के मुहाने पर मिलती है। कौन सी पर्वतमाला? मिसमी। यहां लिखे देते हैं, मिसमी पर्वतमाला से बहते हुए ये ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर मिलती है। चलिए अगला प्रश्न है, विषम पोषणज के 3 प्रकार होते हैं, निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन 1 उपभोक्ता। विषम पोषणज जो पोषणज या पोषणज होता है हेट्रोट्रॉफ। क्या? हेट्रोट्रॉफ। ठीक है, इसके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? आप सभी को पता है कौन कौन से होते हैं। पहला तो होता है शाकाहारी, दूसरा होता है मांसाहारी, और तीसरा होता है क्या? सर्वाहारी। शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए। ये तीनों होते हैं और इन्हें उपभोक्ताओं के रूप में भी जाना जाता है। और हेट्रोट्रॉफ वो जीव होता है ना जो कार्बनिक यौगिक से अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है। किससे? कार्बनिक यौगिक से अपना एनर्जी लेता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप सभी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अरुणाचल प्रदेश का नृत्य का एक प्रकार है? अरुणाचल प्रदेश का नृत्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा कौन सा? पोपीड। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का सबसे लोकप्रिय नृत्य है पोपीड। ठीक। और एक स्वदेशी नृत्य है जो पोंग नृत्य के साथ समानता दिखता है इसका। किस नृत्य के साथ? पोंग नृत्य। सेम टू सेम इसी से मिलता जुलता है पोपीड नृत्य। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये सभी को पता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे, ये स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल जो था 1952 से लेकर के 1962 तक रहा था। और दूसरे राष्ट्रपति भी बने थे। कब से कब तक? 1962 से 67 तक। और जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ था, तब राधाकृष्णन 1949 से 1952 तक यूनेस्को में, जो 1946 से 52 के कार्यकाल था, भारत का प्रतिनिधित्व करते थे और सोवियत संघ में भारत के राजदूत रहे थे। कहां पर? सोवियत संघ में। कब से कब तक? 1949 से 52 के बीच में। यह ध्यान रखना आप लोग को। अगला प्रश्न है, डैश फफूंद के अध्ययन को कहते हैं? इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, जीव विज्ञान की एक शाखा है माइकोलॉजी, जो कवक के अध्ययन से संबंधित है। किसके? कवक के अध्ययन से। ये ध्यान रखना आपको। और इसमें ना अनुवांशिक और जैव रासायनिक गुण होता है, और उनकी टैक्सोनॉमी और मनुष्य के लिए शीघ्रदायी जो वस्तु होता है जिसको टिंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? टिंडर। दवा हो गया, भोजन हो गया, और एंथोजेंस के स्रोत के रूप में उनका उपयोग उसमें शामिल होता है। और साथ साथ उसमें खतरे भी शामिल होते हैं, जैसे कि विषाक्त या संक्रमण की स्थिति बनती है। तो जो माइकोलॉजी है, इसमें पादप रोग को अध्ययन करने के लिए फाइटोपैथोलॉजी का क्षेत्र इसी से ही बनता है। किसका? फाइटोपैथोलॉजी का क्षेत्र इसी से निकला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव विज्ञान का महान उदाहरण नहीं है? पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है, जैसे कि मान लीजिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल या वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होगा। और अन्य शब्दों में कहा जाए तो किसी तरल माध्यम में आंशिक या पूर्णतः जो वस्तु डूब जाती है, जैसे कि ये वस्तु है और ये पानी है। ठीक है, तो ये वस्तु अगर पूरा डूब गई है
इसमें लगने वाला बल जो है ना, इसी बल को क्या कहा जाता है, इसी बल को कहा जाता है उत्प्लावन बल। ठीक है, क्या कहा जाएगा, उत्प्लावन बल कहा जाता है, और यह विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है, ये ध्यान रखना है। किससे संबंधित उत्प्लावन बल का सिद्धांत, ये आर्किमिडीज के सिद्धांत से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में डैश का प्रयोग स्लाइडों के बीच प्रभाव डालने के लिए किया जाता है। यह प्रयोग एक प्रस्तुति के एक नए क्षेत्र को दर्शाने या एक निश्चित स्लाइड पर जोर देने के लिए किया जाता है। तो कौन सा क्षेत्र होगा, ऑप्शंस देख लीजिए, ये हो जाएगा कौन सा, ट्रांजिशन इफेक्ट। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। कौन सा, ट्रांजिशन इफेक्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिश्रण को अलग करने से महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है जिसमें मिश्रण को एक विलयन अथवा निलंबन के माध्यम से होकर गुजारा जाता है, जिसके विभिन्न अवयव विभिन्न दरों पर गति करते हैं। तो किन दरों पर गति करते हैं ये, तो ये वर्ण लेखन, जिसको क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है, इससे संबंधित है। जो वर्ण लेखन या क्रोमेटोग्राफी है एक आधुनिक विधि है, अभी का मॉडर्न ये मेथड है, जिसका उपयोग मिश्रण को उसके घटक में अलग करने और यौगिक की शुद्धि और यौगिकों की शुद्धता का परीक्षण या जांच करने के लिए किया जाता है। जो क्रोमेटोग्राफी का सिद्धांत है ना, इसके अनुसार कुछ विलायक या गैस जो होते हैं, जिसको मूविंग फेज कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मूविंग फेज कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह माना जाता है कि भगवान शिव ने डैश का रूप ग्रहण किया और दक्षिण भारत में मीनाक्षी मंदिर के स्थल पर पार्वती से विवाह किया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 सुंदरेश्वर। सुंदरेश्वर का रूप धारण किया था महादेव ने, और पार्वती जो मीनाक्षी के उस स्थान पर विवाह किया था, और जो अभी कहां पर है, मदुरई, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर जो है, कहां का, मदुरई, चेन्नई। ठीक है, आप सभी को पता होगा। और मीनाक्षी जो है वहां की मुख्य देवता का नाम है, उस मंदिर की जो देवता है उनका नाम है मीनाक्षी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। डैश का युद्ध 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान द्वारा राजा पोरस के विरुद्ध लड़ा गया था। कौन सा युद्ध था, ये हाइडेस्पस का युद्ध था। कौन सा, हाइडेस्पस का युद्ध। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान जब पंजाब में हाइडेस्पस जो झेलम नदी के तट पर, कौन सी नदी थी, झेलम नदी के तट पर पौरव साम्राज्य, कौन सा साम्राज्य, पौरस या पौरव साम्राज्य जो था, इसके राजा पोरस के खिलाफ लड़ी थी, और इसी लड़ाई के परिणाम स्वरूप जो मैसेडोनियन की जीत हुई थी और पंजाब की हार हुई थी। कौन जीता था, मैसेडोनियन साम्राज्य जीत गया था और पंजाब की उस समय हार हुई थी। ठीक है, मैसेडोनियन जीता, पंजाब हार गया। चलिए अगला प्रश्न है। डैश वंश उत्तरी भारत पर 1206 से 1290 तक शासन किया, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। ये कौन सा वंश है, वेरी इजी आंसर, ये गुलाम वंश था। और मोहम्मद गोरी के पूर्व गुलाम वंश जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने मामूलक वंश, कौन सा, मामलुक या मामूलक वंश। ठीक है, मामलुक वंश की जो गुलाम वंश इसी को कहा जाता है, इसकी स्थापना की थी। यह 1206 ईस्वी से लेकर 1290 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला एक शासक बन गया था। और ये असंबंधित राजवंश में पहला राजवंश था। और गुलाम वंश के शासक जो इलवरी तुर्क थे, कौन से, ये कबीलाई क्षेत्र से आते थे, इलवरी तुर्क थे ये सभी। कौन से क्षेत्र से आते थे, तो कबीलाई क्षेत्र से आते हैं, कबीला क्षेत्र था इन लोग का। चलिए अगला प्रश्न है। डैश सिक्किम के भूटिया लोगों का नववर्ष महोत्सव है जो सिक्किम के चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने में होता है। ये कौन सा क्षेत्र है, तो यह जो है ना भूटिया जनजाति के लासोंग, जो सिक्किम का नया साल है जो हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनम लासोंग। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और तिब्बती लूनर कैलेंडर के आधार पर लासोंग जो है ना 10वां महीना का 18वां दिन पड़ता है। जो 10th मंथ है, 10वां महीना का 18वां दिन, जो मान चलिए 10वां अक्टूबर महीना हुआ, तो इसका 18 तारीख। ठीक है, और जब किसान फसल काटने का जश्न मनाते हैं इस त्योहार में, तो यह भूटियाओं का एक पारंपरिक त्योहार बन जाता है, जिसे लेपचा भी से मानते हैं। क्या मानते हैं, लेपचा। चलिए ये सभी फैक्ट्स देख लिया हम लोगों ने, आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान है, कितना हो जाएगा, तो सल्फ्यूरिक एसिड का पहले देख लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है, H2SO3।
इसमें परमाणु द्रव्यमान जो है हाइड्रोजन 1.01 होता है। ये हाइड्रोजन जो है कितना होता है 1.01। सल्फर कितना होता है, ये सल्फर जो है ये होता है 32.06 32.06। और ऑक्सीजन इसमें जो है ये कितना होता है 16 होता है। ठीक है, और इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड का इस सबको पूरा अगर जो जैसे जोड़ लीजिए तो 1.01 H2 हो गया, इसको इंटू 2 कर दीजिए, ये सल्फर हो गया, सल्फर को 3 गुना कर दीजिए, और ऑक्सीजन को 3 गुना करना पड़ेगा, O3 है इसको 3 गुना कर दीजिए। तो इन सभी को जोड़कर आप यहां पर निकाल सकते हैं। तो टोटल काउंट करने के बाद जो आता है ना 82.07, इस तरह से आप लोग आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले एक किसी भी धातु का आणविक द्रव्यमान आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में डैश द्वीप है, कितने द्वीप हैं? तो इसमें कुल 572 द्वीप हैं और द्वीप समूह और चट्टान शामिल है इसमें, लेकिन केवल 38 द्वीप पर ही लोग रहते हैं, निवास करते हैं। कितने? टोटल 38 द्वीप पर, बाकी सब खाली है। अगला प्रश्न है, भारतीय वैज्ञानिकों के एक टीम ने फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के नेतृत्व में सूर्य जैसे एक तारे के चारों ओर घूमने वाले उपसणी बृहत नेपच्यून के आकार के ग्रह की खोज की है। किसके द्वारा की गई है? तो यह जो हुआ है ना, किसके द्वारा किया गया है? तो प्रोफेसर अभिजीत चक्रवर्ती के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? अभिजीत चक्रवर्ती के द्वारा, जून 2018 में। कहां पर? अहमदाबाद से। कहां से? अहमदाबाद से, जो वहां का भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL है, इसी से सूर्य जैसे तारे के आसपास का एक उपसणी और सुपर नेपच्यून आकार के ग्रह जो 27 पृथ्वी के बराबर है, 27 गुना, यानी पृथ्वी का 27 गुना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आंग्ल मैसूर युद्धों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? तो यह नियुक्त किया गया था, जो पहला एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 69 के बीच, और इसके बाद 1772 में ना वारेन हस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। किसको? वारेन हस्टिंग्स को। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो गया। और जब पहला एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्ति हो गया तो मद्रास जो क्षेत्र था वहां पर हेस्टिंग्स का आगमन हो गया था, और मद्रास की संधि कब हुई थी? ध्यान होगा आप सभी को, 29 मार्च 1769 ईस्वी को, और युद्ध समाप्त हो गया था, और वह विवाद निपटाने में विफल रहा था। और उसके बाद 3 और एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था। कब से कब तक? तो 3 युद्ध हुआ था। फिर एक हुआ था 1780 से 99 के बीच, उसके बाद 1773 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया था। कौन? हेस्टिंग्स। ये ध्यान रखना आपको। चलिए अगला प्रश्न देखिए, डंकन दर्रा कहां अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कौन सा? डंकन। डंकन जो है मार्ग है, रास्ता है हिंद महासागर का, एक जल मरुमध्य है जो जल को जोड़ने का काम करता है। बीच में एक संकर रास्ता है, और लगभग कितना है? 48 किलोमीटर चौड़ा है इसकी चौड़ाई। ये रास्ता जो है दो जल को जोड़ने वाले क्षेत्र का, यह रास्ता जो है 48 किलोमीटर चौड़ा है, और यह उत्तर में रटलैंड द्वीप है और दक्षिण में लिटिल अंडमान से अलग करता है। ठीक है, ये जो रास्ता है, ठीक है, ऐसे नहीं, इस तरह से मानते हैं, तब आपको ध्यान रहेगा। मान चलिए संकरा रास्ता है, ये नॉर्थ का एरिया हो गया, ये साउथ का एरिया हो गया। तो नॉर्थ एरिया में क्या है? जो उत्तरी भाग है तो रटलैंड द्वीप, लिख देते हैं यहां पर रटलैंड द्वीप। ठीक है, और दक्षिण वाला भाग है, इसको इसमें क्या कहते हैं? इसको लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। इसी को ना ये अलग करने का काम करता है। क्या? ये जो है रास्ता है, इसी को अलग करता है, रटलैंड द्वीप को लिटिल अंडमान से। ठीक है, इसी को कहा जाता है, यही रास्ता है, क्या है? ये डंकन दर्रा है। चलिए अगला प्रश्न है, उपचुनाव आयुक्त डैश की अध्यक्षता वाली समिति ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 पर पुनर्विचार के लिए रिपोर्ट सौंपी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, उमेश सिन्हा के द्वारा जनवरी 2019 में उपचुनाव आयुक्त की अध्यक्षता की थी इन्होंने, और 126 के तहत जारी रिपोर्ट पर प्रस्तुत करने की सिफारिश की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, पर्सिया अमेरिकाना को सामान्य तौर पर डैश जाना जाता है?
इसको क्या है, एवोकाडो नाशपाती का आकार का एक उष्णकटिबंधीय फल है जो आकार में अमूमन बहुत बड़ा होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 एवोकाडो। चलिए, कल्हण ने डैश पुस्तक 12वीं शताब्दी में लिखी जिसमें कश्मीर के शासकों का कालानुक्रम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 राजतरंगिणी लिखी थी 12वीं शताब्दी में और संस्कृत में लिखी गई थी। ये राजतरंगिणी जो है ना किस भाषा में लिखी गई थी, संस्कृत में। ठीक है, ध्यान रखना आप। और विशेष रूप से कश्मीर के राजाओं का ऐतिहासिक वर्णन किया गया इसमें और कश्मीर के संबंध में प्रारंभिक जानकारी इसमें बताया गया है। अगला प्रश्न है, डैश एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने का कार्य जो हस्ताक्षरकर्ता को ध्यान को कानूनी महत्व की ओर आकर्षित करता है, हस्ताक्षरकर्ता का कार्य और इस प्रकार असंगत व्यस्तताओं को रोकने में मदद करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 समारोह। ठीक है, साक्ष्य का हस्ताक्षरकर्ता को हस्ताक्षरित जो दस्तावेज के आधार पर पहचानने का काम करता है और हस्ताक्षर करके जो हस्ताक्षरकर्ता होता है जो उस पर साइन करता है उसके पाठ को अनूठे तरीके से चिन्हित किया जाता है और उसके लिए उसको जिम्मेदार बनाने का काम करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप सभी को। चलिए, अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है, निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है? तो कौन सा राज्य नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 असम नहीं है। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ में स्थित है और 8 चक्र वाला क्षेत्र है 8 राज्य से गुजरता है। राज्य कौन कौन से हैं जो कर्क रेखा के क्षेत्र से गुजरते हैं, इसको यहां पर देख लेते हैं कौन कौन सा। पहला राज्य है, मान लेते इधर से चलते पश्चिम से, गुजरात हो गया, दूसरा राजस्थान, तीसरा एमपी मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़ CH ध्यान रखना है, JH यानी झारखंड, उसके बाद हो गया वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया और त्रिपुरा के बाद इधर आ जाएगा मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। देखिए, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ तो इससे गुजरता है और असम नहीं गुजरता है, तो नहीं पूछा जा रहा था, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। यह स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कर्क रेखा भारत के इन राज्यों से होकर गुजरती है, इन 8 राज्यों से होकर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वीर सैनिकों के सम्मान में जो देश की रक्षा में कुर्बान हो गए सेना दिवस डैश को मनाता है? कब मनाया जाता है सेना दिवस? यह मनाया जाता है 15 जनवरी को हर एक साल। ठीक है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। और यह 1949 ईस्वी में जब जनरल 1949 ईस्वी में जनरल सर फ्रांसिस बूचर ने भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल, बाद में फील्ड मार्शल बनाया गया था उनको, KM करियप्पा के पदभार संभालने के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना आप सभी को, ये सभी चीज आप लोग लिखते जाइए। पंथी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक नृत्य है? कौन सा? पंथी नृत्य। तो पंथी किस राज्य का नृत्य है? ये छत्तीसगढ़ का है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। और मूल रूप से सतनामी संप्रदाय का एक अनुष्ठान है। ठीक है, पंथी जो है कौन सा संप्रदाय? सतनामी संप्रदाय का एक अनुष्ठान है, इसी में नृत्य किया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए? इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हरिलाल कानिया। इनका पूरा नाम क्या था? सर हरिलाल जेकी सुंदास कानिया। ठीक है, और स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे 1950 से 51 तक। ठीक है, अगला प्रश्न है, वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक समय में केवल एक प्रोग्राम को चलने की अनुमति देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 बैच प्रोसेसिंग, जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधन का प्रतिबंधन करता है और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए सामान्य सेवा प्रदान करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वेसक डैश के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो यह जो है ना भगवान बुद्ध, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। इनके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। जो थेरवाद या दक्षिणी परंपरा में जन्म इनका ज्ञान जो बुद्धत्व था और मृत्यु उसको कहा जाता है परिनिर्वाण, इसकी स्मृति में मनाया जाने वाला यह त्योहार है। और वेसक को बुद्ध के जन्मदिन के रूप में मनाने का निर्णय 1950 ईस्वी में श्रीलंका में यह जो बौद्ध धर्म का आयोजन हुआ था, तो विश्व फेलोशिप के पहले सम्मेलन में औपचारिक रूप से वहीं पर इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, कब? 1950 में, ये ध्यान रखना आपको। चलिए, इनमें से कौन उत्पादन के 4 कारकों में से एक नहीं है, पूछा जा रहा है।
तो कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यय। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। उत्पादन का कार्य एक आर्थिक शब्द होता है जो आर्थिक लाभ कमाने के लिए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में उपयोग किए गए इनपुट का वर्णन प्रदान करता है, और इसमें एक वस्तु या सेवा निर्माण के लिए आवश्यक कोई भी संसाधन शामिल है। और इसके कारक मैंने क्या क्या आ जाते हैं, जैसे भूमि हो गया, यहां पर देख लीजिए, भूमि हो गया, श्रम हो गया, पूंजी हो गया, इसमें और भी आ जाएगा उद्यमशीलता, ये सभी ना इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, 4 कारक में। लेकिन क्या नहीं आएगा? व्यय, खर्च नहीं आएगा। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो गया इसका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला इंस्टीट्यूट जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो यहां पे बुद्धिमत्ता होना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पूर्णकालिक स्नातक डिग्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, तो कहां पर? तो ये जो ना 1 जनवरी 2019 को, कब? 1 जैन 2019 को आईआईटी हैदराबाद के द्वारा, किसके द्वारा? आईआईटी हैदराबाद के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक में एक पूर्ण स्नातक कार्यक्रम शुरू करने का घोषणा किया गया है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, सीजर और क्लियोपेट्रा किसने लिखी है? तो यह लिखा गया है किसके द्वारा? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ओके, अगला प्रश्न है, कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें जब एक बार ढाला जाता है तो उन्हें गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता है, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका वेरी इजी आंसर है, इनको थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स कहा जाता है। और यह बहुलक होता है जो क्रॉस लिंक्ड संरचना या बहुत अधिक शाखित अणुओं से बना होता है। यह पॉलीमर जब गर्म करने पर नरम, ठोस या चिपचिपी अवस्था में होता है ना, तो सांचा में जो ढाला जाता है व्यापक क्रॉसिंग लिंकिंग से गुजरते हुए, तो यह अपरिवर्तनीय रूप से कठोर होने के साथ साथ अघुलनशील हो जाता है और कठोर उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, यह पूरा हार्ड बन जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के वातावरण को यथास्थान बनाए रखने में सहायता करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है, जिसे हमारा वायुमंडल पृथ्वी को घेरने वाली गैसों का मिश्रण है, और यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने स्थान पर बना रहता है। अगर यदि एक पृथ्वी मान चलिए एक बहुत छोटा ग्रह जैसे बुध या प्लूटो जैसे होता है, तो इसका ना गुरुत्वाकर्षण एक बड़े वातावरण को रोकने के लिए बहुत कमजोर होता है, अगर इस तरह का पृथ्वी हमारा होता तो। ठीक है, तो ये गुरुत्वाकर्षण का बल जो है पृथ्वी के वातावरण को यथास्थान बनाए रखने में सहायता करता है। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य भारतीय उत्पत्ति जो है इसकी भारत के किस राज्य में हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और इसमें 11 नृत्य शामिल है कुचिपुड़ी में, और आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ नृत्य है। यह एक कुचिपुड़ी जो है ना, यह गांव का नाम है, यहीं पर इसी गांव के नाम पर ना कुचिपुड़ी नृत्य का नाम पड़ा है। यह एक नाट्य नृत्य प्रदर्शन होता है जिसकी जो है ना प्राचीन हिंदू संस्कृत पाठ जो नाट्य शास्त्र था उसमें भी इसका वर्णन किया गया है कुचिपुड़ी नृत्य का। तो जब आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें भी इसके बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, ओडिशा के जौगढ़ में कौन सा ऐतिहासिक स्थल स्थित है? ये कहां पर है? तो यह है अशोक का शिलालेख स्थल। ठीक है, द रॉक एडिक्ट शिलालेख जो है मौर्य काल का एक पहला मूर्त प्रमाण था, और इसी शिलालेख को ब्रिटिश जो पुरातत्वविद थे जेम्स प्रिंसेप, उनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, क्या नाम था? जेम्स प्रिंसेप डिक्रीट इन्होंने किया था। रॉक एडिक्ट में ना एक जौगढ़ गंजम जिला उड़ीसा से पाया गया, और जयगढ़ में कलिंग के एक नए विजय प्रांत की एक प्रांतीय मौर्यकालीन राजधानी के रूप में कार्य किया था। ये सभी आप सभी को ध्यान रखना है। इन सभी जितने फैक्ट्स थे सभी को बता दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, रोलेट एक्ट 1919 समेकित रूप से क्या था? तो रोलेट एक्ट के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर रोलेट एक्ट पारित किया गया था, और यह अधिनियम भारतीय सदस्य को एकजुट विरोध के बावजूद इंपीरियल विधानसभा में जल्दबाजी में पारित कर दिया गया था, और सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए बहुत भारी अधिकार दिए गए, और 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी की महाद्वीपीय भूसतह जो क्रस्ट में प्रचुरतम मात्रा में क्या पाया जाता है? कौन सा खनिज पाया जाता है? इसमें पाया जाता है स्फतीय, जो फेल्सपार कहा जाता है इसको। क्या? फेल्सपार। पृथ्वी की जो 3 परत है, ठीक है, 3 परत कौन कौन से हैं? तो पहला तो हो गया क्रस्ट,
दूसरा क्या हो जाएगा मेंटल, और तीसरा क्या हो जाएगा कोर। ठीक है, MENTAL। ठीक है, चलिए क्रस्ट, मेंटल और कोर ये तीन परत है। क्रस्ट जो है ठोस खनिज और चट्टान से बना होता है, और क्रस्ट एक स्थलीय ग्रह के सबसे बाहरी खोल का वर्णन करता है। और सिलिकेट खनिज जो है ज्यादातर फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज जो है पृथ्वी के चट्टानी पपड़ी के सबसे प्रचुर मात्रा में यहां पर उपस्थित खनिज होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फेल्डस्पार। चलिए अगला प्रश्न है, हाइनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने रेडियो, टेलीफोन और टेलीग्राफ के भविष्य के विकास की नींव रखी थी। उनके सम्मान में डैश की एसआई इकाई को हर्ट्ज नाम दिया गया था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 आवृत्ति। आवृत्ति को हर्ट्ज नाम दिया गया था। और हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज एक जर्मन भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने पहली बार प्रकाश के जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, जो उनका वर्गीकरण था विद्युत चुंबकीय तरंग के ऊपर, इसी के अस्तित्व को साबित किया था इन्होंने। ये ध्यान रखना आपको। चलिए अगला प्रश्न है, स्फटिक जो क्वार्ट्ज का रासायनिक सूत्र क्या है। इसका वेरी इजी आंसर है, क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 SiO2। क्या हो जाएगा SiO2। क्वार्ट्ज सिलिकॉन और ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है और एक कठिन क्रिस्टलीय खनिज है यह। अगला प्रश्न है, मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली बिहार में अपनी राजधानी वज्जी सहित प्रशासन के एक अन्य स्वरूप के अधीन था जो डैश कहलाता था। इसको क्या कहा जाता था, इसको कहा जाता था गण संघ या गणराज्य। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है। ठीक है, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा, अब सही से दिख पा रहा होगा। कौन सा विकल्प सुमेलित है पूछा जा रहा है। तो अनुच्छेद 19 क्लॉज ए बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो जिसमें कहा गया भाषण की स्वतंत्रता जो मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण और प्रेस के माध्यम से किसी भी भय के बिना किसी की राय को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार है। ठीक है, इसमें ये सभी बताया गया। इसमें जो इसका क्लॉज है ना 19 क्लॉज ए में ये बताया गया है। इसका जो बी क्लॉज है इसको इकट्ठा करना, जैसे कि कोई भी चीज लिखित, इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण या प्रेस के माध्यम से। क्लॉज सी में क्या कहेगा, संघ या यूनियन को संगठित करने के लिए। जो क्लॉज डी है उसमें क्या कहा गया है, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से जाने जाने के लिए। इसी तरह ई और एफ है, बहुत लंबा है ये। जैसे ई में कहा गया है भारत के किसी भी हिस्से में निवास करना हो, बसना हो शांतिपूर्ण बिना हथियार के लोगों को बसने की आजादी दी जाएगी। और एफ में कहा गया है किसी भी पेशे का अभ्यास करना या फिर किसी व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय को करने की अनुमति दी गई है। ये सभी आर्टिकल 19 जो क्लॉज 1 to F था मैंने बता दिया शॉर्ट फॉर्म में। लॉन्ग फॉर्म में जो इसका पॉलिटी का क्लास है उसमें आप लोग देख सकते हैं। बाकी ये टेस्ट सीरीज है, इसमें इतने फैक्ट्स काफी हैं आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न है, तीसरी बौद्ध संगति किस शहर में आयोजित की गई थी। तो यह कहां हुआ था, पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व। ठीक है, राजा अशोक के संरक्षण में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यदि आप फाइल की एक प्रति एक नई अवस्थिति में रखना चाहते हैं, एक नए नाम के साथ एक नई प्रतिलिपि बनाइए या फाइल का प्रकार बदलिए, फिर डैश विकल्प का प्रयोग कीजिए। इसमें से कौन से विकल्प का प्रयोग करेंगे। तो इसमें हो जाएगा सेव एज। MS वर्ड में सेव एज में जो एक सेव करने का ऑप्शन होता है दस्तावेज को या डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग नाम से, और कई बार ना अलग अलग स्थान पर रखने की अनुमति देता है। जब आप लोग सेव करते होंगे तो वहां पर डॉक्यूमेंट में सेव करते हैं या फिर अपने नाम से कोई फाइल बना सकते हैं, तो सेव एज के रूप में क्लिक करके आप ये चीज कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, चेराव निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। कहां का, मिजोरम का। ठीक है, और इस नृत्य में ज्यादातर 6 से 8 लोग भाग लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है। लिटरेसी रेट पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार ये कितना है, तो यह 74.04%। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। डैश अत्यंत खड़ी ढलान और सीधे पार्श्व भागों वाली एक गहरी घाटी होती है और इसके शीर्ष और तल की चौड़ाई लगभग एक समान होती है। ये कौन सी है, ये कौन सी है, दर्रा वाली घाटी। कौन सी, दर्रा वाली। कई प्रकार की घाटी जैसे वी आकार की घाटी होती है, कंठ घाटी होती है, इन सबको पहचाना जा सकता है। और एक गहरी घाटी है ये दर्रा घाटी, जिसमें बहुत सीधी तरफ तेज ढाल होती है और अपने शीर्ष और नीचे पर चौड़ाई में लगभग सेम होती है, बराबर बराबर होती है, बटी होती है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत डैश कम वर्ष के
कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने में कार्य करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, 14 वर्ष। इसको घटा दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 24 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी कारखाने में काम करने के लिए 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को नौकरी नहीं दी जाएगी जो किसी खतरनाक जो रोजगार में इसको लगाया जा सके। जो बाल श्रम निषेध अधिनियम है 1986, कितना 1986, इसमें बच्चों को एक विशेष व्यक्ति के रूप में नामित किया जाता है जिसमें 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, ठीक है, उसको शामिल इसमें नहीं किया जाता है, ध्यान रखना आपको। चलिए अगला प्रश्न है, देश के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर भारतीय कला की समझ को बढ़ावा देने और प्रचारित करने के लिए भारत सरकार ने नई दिल्ली में ललित कला अकादमी यानी नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट्स की स्थापना कब की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1954 में। कब? 1954 में दिल्ली में स्थापित एक स्वायत्त संगठन था और इसका उद्देश्य था कि देश के भीतर और बाहर भारतीय कला की समझ को बढ़ावा देना और प्रचार प्रसार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन सा कथन गलत है पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, देख लेते पहला, 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। नहीं, ये गलत पहला ही हो गया ना जी, है ना। जो राज्यपाल बनेगा उसकी मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर, ठीक है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं, ये कथन सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल अपने पद पर बने रहते हैं, सही है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये भी कथन सही है। तो पहला ही कथन गलत था, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, क्योंकि राज्यपाल की जो न्यूनतम आयु है 35 वर्ष होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी गोदावरी नदी। गोदावरी जो है सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीपीय भारत के। जिसके बाद कौन सी? गंगा। पहला कौन सी है? पहली गंगा, फिर है गोदावरी, ठीक है, उसके बाद यमुना। ये सभी नदी क्रमशः प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी में गिनती आता है। और गोदावरी है त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरते हुए। ये ध्यान रखना आप सभी को। निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन का चयन कीजिए। घुलनशील विटामिन कौन सा हो जाएगा? विटामिन सी, ठीक है। ये पानी में घुल जाता है और तत्काल उपयोग के लिए उत्तक में आसानी से अवशोषित हो जाता है, जबकि इसके विपरीत बात किया जाए, विटामिन ए हो गया, डी हो गया, ई, ये सब वसा में घुलनशील होता है, ठीक है। ये सभी विटामिन किस में घुलनशील होगा? वसा में, ठीक है। और विटामिन सी जो है यह पानी में। यह ध्यान रखना है। यहां से 4 क्वेश्चन बन गया ना, ए, डी और ई विटामिन वसा में घुलनशील है। दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, श्री अरविंदो ने। किसने? सूरत का विभाजन जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका था और 1907 में सूरत जो है सत्र जो उस समय हुआ था चरमपंथियों द्वारा, 2 मुख्य उद्देश्य रखा गया था। पहला क्या था? स्वराज की मांग, पहला। और दूसरा था ना कि लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। किसको? लाला लाजपत राय को, LLR, ठीक है। और नरमपंथी ने लाला लाजपत राय के बजाय अध्यक्ष के रूप में किसको चुना था? रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष को इन्होंने चुना था, जो नरमपंथी दल के नेता थे। और पहली बार था कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना था और चुनाव के बीच चरमपंथी को इंडियन नेशनल कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया और कांग्रेस में मामलों द्वारा नरमपंथी का पूरा कमान बन गया था और रास बिहारी घोष सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? इसका तो आंसर आप लोग जानते होंगे, भाग 2, आर्टिकल 5 to 11, ये नागरिकता से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है, रक्त में कुछ निश्चित कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का जमता है जो डैश कहलाती है। इसको क्या कहा जाता है? यह जो है ना, इसको कहा जाता है बिंबाणु या प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो एक छोटी रक्त कोशिकाएं होती है जो आपके शरीर को ना रक्त स्राव, जो खून बहता है ना, उसको रोकने के लिए थक्का बनाने में मदद करता है। और आपकी एक रक्त वाहिका जो क्षतिग्रस्त हो जाती है तो प्लेटलेट्स को संकेत भेजता है कि यह क्षति को ठीक करने के लिए एक प्लग बना है, प्लग यानी कि रक्त का थक्का बनाए, जिसके कारण आपका खून बहना बंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक प्रोग्राम को ओपन या डाउनलोड करने के लिए प्रयोक्ता को निश्चित करके यह फैलता है क्योंकि ये वे सोचते हैं कि यह
एक तर्कसंगत स्रोत से आया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, यह एक डिलीवरी पद्धति के कारण तथाकथित कहा जाता है कि जो आमतौर पर एक हमलावर जो होता है, जो साइबर अटैक करता है वैध सॉफ्टवेयर से, इसको कोडिंग करता है और कोडिंग करके छिपाने का काम करता है, जो सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका वेरी इजी आंसर है 1935 ईस्वी में। कौन से अधिनियम? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी रिजर्व बैंक की। ठीक है, और इसकी जो रिजर्व बैंक जो स्थापना हुई थी, जिसको कलकत्ता में स्थापित किया था, बाद में मुंबई ले जाया गया, पहले कलकत्ता में हुआ था। लावा, जो मैग्मा के ठंडा होने से बनने वाली चट्टानों को क्या कहा जाता है? इनको क्या कहा जाता है? इसको आग्नेय चट्टान कहा जाता है। जो पिघला हुआ पृथ्वी सामग्री के शीतलन और ठोसन द्वारा जो क्रिस्टलीय और कांचदार चट्टान होती है, उसी को आग्नेय चट्टान कहा जाता है। और इसके 3 वर्ग को एक गठन किया जाता है, जिसमें से एक मेटामॉर्फिक और अवसादी है। क्या नाम है? मेटामॉर्फिक और एक क्या है? अवसादी। ये ध्यान रखना आप सभी को, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको बताए दे रहे हैं, तो इन सभी से एक प्रश्न बन सकते हैं। इसीलिए वीडियो लगभग 1 घंटे का हो जाता है, बाकी 100 प्रश्न तो लगभग आधे घंटे में कवर हो जाता है। डैश को कोशिका के शक्ति गृह पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। ये तो बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा सूत्रकणिका या माइक्रोकॉन्ड्रिया, जो कोशिकाओं के अंदर छोटे अंग होते हैं जो भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने में शामिल होते हैं, और इस प्रक्रिया को सेल्यूलर श्वसन के रूप में जाना जाता है। और इसी कारण कोशिका जो माइटोकॉन्ड्रिया को अक्सर सेल के पावर हाउस के रूप में संदर्भित करता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डैश को कोशिका को सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है। यह भी आप लोग बचपन से जान रहे हैं। सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैली, किसको कहा जाता है? यह कहा जाता है लाइसोसोम को। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि ना यह कोशिका के बाहर से लाई गई सामग्री का पाचन करता है, और इसमें पाचन एंजाइम पाया जाता है, और लाइसोसोम पाचन एंजाइम को फोड़ने का काम करता है और स्वयं को सेल से पचा लेता है। इसलिए उसको सेल कोशिका आत्महत्या या बैग, आत्महत्या का बैग या आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे? तो ये थे मधुभूषी, अनंत सैनम, अयंगर। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा एम, अनंत सैनम, अयंगर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान एक कोशिका के निर्माण के लिए एक नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है, जिसे डैश कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है युग्मनज, जाइगोट कहा जाता है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। जब 2 अगुणित कोशिकाएं एक साथ मिलकर एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण करती है, जिसको जाइगोट कहते हैं, और जाइगोट एक प्रजनन जीव है जिसका उपयोग यौन प्रजनन के दौरान एक नए जीव का उत्पादन करने के लिए किया जाता है, जिसे युग्मज कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। एनएसपी 2025 निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू की गई पिछली राष्ट्रीय खेल नीति की जगह लेती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 2001। जो नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेल नीति जो एनएसपी 2025 को स्वीकृति दी है, और यह नीति भारत के खेल परिदृश्य को बदलने में एक नया दिशा है, एक नया बहुत बड़ा आयाम है, बहुत बड़ा कदम है भारत सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य जो है खेलों की शक्ति के माध्यम से समग्र राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देना है। और 2025 जो है 2001 के स्थान पर शुरू की गई है। ये खेल नीति ना 2001 का जो नियम था उसमें बदल करके यह नीति लाया गया कैबिनेट के द्वारा। अगला प्रश्न है, किसके आविष्कार के कारण पोलियो के टीके का विकास हुआ था? तो यह हुआ था किसके कारण? जोनास साल्क के द्वारा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 1950 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी, जिसमें सभी इनके जो खूंखार बीमारी पोलियो था उससे निपटने के लिए अलग अलग टीका विकसित किया गया, और एक मारे गए वायरस से दूसरा जीवित वायरस को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है? यह जो है अनुच्छेद 55, आर्टिकल 55 जो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। चुनाव जो होता है एकल हस्तांतरीय वोट के माध्यम से होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के प्रणाली के द्वारा। और इस चुनाव में जो है मतदान गुप्त मतदान के द्वारा होता है। ये सभी आपको पता है, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित।
चलिए अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से की बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह, यहां पर ना डैश होगा, डैश बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह है? तो यह बंदरगाह है जो जहाजरानी मंत्रालय द्वारा 25 सितंबर कब 25 सितंबर 2017 ईस्वी में कांडला पोर्ट का नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट रखा था। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन 4 कांडला बंदरगाह। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 जैन समुदाय के द्वारा यह पर्युषण पर्व मनाया जाता है, जो वार्षिक पवित्र कार्यक्रम है और आमतौर पर अगस्त या सितंबर में यह मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 1916 के लखनऊ समझौता जो पैक्ट का महत्वपूर्ण विशेषता परिणाम क्या था? इसको छोटा कर लेते हैं तभी सही से दिख पाएगा। जो 1916 का लखनऊ पैक्ट था, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। चलिए इसका क्या उद्देश्य था? तो इसने कांग्रेस के उदारवादी और कट्टरपंथियों के पुनर्मिलन को उल्लेखित किया था। ठीक है, कब? 1916 में। अंबिका चरण मजूमदार ने की थी इसकी अध्यक्षता। उनका नाम क्या था? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, इनके अध्यक्षता में आयोजित हुआ था और विशेष रूप से एनी बेसेंट के प्रयास के कारण सबसे पहले यह सत्र लगभग एक दशक के बाद फिर से कांग्रेस के नरमपंथियों और अतिवादियों के समान मंच पर लाया गया। और दूसरा यह था कि कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर भी किया था, इस पर साइन कर दिया था इन लोगों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। बंगाल किसके नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण में अलग हो गया? तो यह मुर्शिद कुली खां के नियंत्रण में हुआ था। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 1717 में, कब? 1717 में फर्रुखसियर ने कुली खान को जफर खां की उपाधि प्रदान की थी और बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान सरकार के कब्जे के बाद आधिकारिक तौर पर उसे मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये कौन सा देश था? तो ये था 3 जुलाई 2025 को। कब? 3 जुलाई 2025 को रसिया ने 2021 में उसके अधिग्रहण के बाद अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता दे दिया था। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्च लाइट में प्रावर्तक रूप में किया जाता है? तो कौन सा, किसका उपयोग किया जाता है सर्च लाइट के रूप में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र राज्य अधिनियम 1953 द्वारा डैश भारत के भाषाई राज्य का गठन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 पहला। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, और तेलुगु भाषा का क्षेत्र बना था मद्रास से अलग होकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर या जंस्कार और लद्दाख पर्वतमाला के बीच बहती है? जास्कर श्रेणी के बारे में पूछा जा रहा है। ये तो आप सभी को पता होगा, सिंधु नदी है और तिब्बती पठार से निकलती है और लद्दाख से होकर जास्कर नदी से मिल जाती है, जो जास्कर रेंज से निकलती है। ठीक है, और लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच जो उसका नॉर्थ वेस्ट जो एरिया है, तो उसमें बहने के बाद यह लद्दाख और बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है और दर्दिस्तान क्षेत्र में छिल्लर के पास पाकिस्तान में प्रवेश करता है। कहां पर? छिल्लर के पास जाकर के यह पाकिस्तान में एंट्री लेता है यह नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूल बैंक खाताओं से जुड़े अपराध जो साइबर अपराध है, इससे निपटने के लिए सीबीआई द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? इसका क्या नाम है? इसका नाम है ऑपरेशन चक्र 5। क्या नाम है? ऑपरेशन चक्र 5। इसके अंतर्गत राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा, उत्तराखंड और इससे संबंधित और कौन सा राज्य था? हाँ, यूपी। इसमें ना 42 स्थान पर तलाशी शुरू की गई थी। जांच में पाया गया कि देश भर में 700 से अधिक बैंक शाखाओं के उचित नो योर कस्टमर यानी केवाईसी जांच या जोखिम मूल्यांकन के बिना लगभग 8.5 लाख म्यूल खाते खोले गए, जिसका कोई भी अता पता नहीं था। तो ऑपरेशन चक्र 5 जो सीबीआई द्वारा शुरू किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य था डिजिटल गिरफ्तारी, ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी और डेटा चोरी प्रतिरूपण में जितने अंतर्राष्ट्रीय साइबर अटैक हुए हैं उनको सही करना। ये ध्यान रखना आप सभी को ऑपरेशन चक्र 5 के बारे में। हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है ग्रेटर हिमालय। ठीक है, यानी महा हिमालय।
जिसको हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, इसको हिमाद्री भी कहा जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण कराया था? बच्चों वाला प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा चार मीनार हैदराबाद जो तेलंगाना में अभी है एक स्मारक और मस्जिद है, और कुतुब शाही वंश का ये शासक था कौन? मोहम्मद कुली कुतुब शाह 1591 ईस्वी में अपनी राजधानी गोलकुंडा से हैदराबाद स्थानांतरित करने के उपलक्ष्य में यह बनाया था। ठीक है। 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है, ये मलयालम कवि और लेखक भी रहे थे, जी शंकर कुरूप। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधात्विक खनिज की श्रेणी में नहीं आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 बॉक्साइट जो है यह आधात्विक खनिज में नहीं आता। अभ्रक, चूना, पत्थर, जिप्सम, हीरा ये सभी आधात्विक खनिज के उदाहरण है, और बॉक्साइट जो है एक धात्विक खनिज है। ठीक है, ये बॉक्साइट क्या है? धात्विक खनिज है, ये ध्यान रखना आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो कहां पर है? यह है चेन्नई में। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्षा देशपांडे को सम्मानित किया गया था, और भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता वर्षा देशपांडे को लैंगिक न्याय और प्रजनन अधिकार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को मान्यता देते हुए 2025 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्रदान किया गया था। ध्यान रखना आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, कौन सा? द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास के 3 कालखंड को विभाजित किया, निम्नलिखित में से उनमें से कौन सा शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ईसाई। ठीक है, ईसाई 1817 में एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री था और राजनीतिक दार्शनिक भी था, कौन? जेम्स मिल। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साल्ट मार्च जो नमक आंदोलन था इसकी शुरुआत कहां से की थी? बच्चों को पता है, यह साबरमती से शुरू हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में। 12 मार्च 1930 को गुजरात के अहमदाबाद के निकट था ये साबरमती, और यहां से शुरू हुआ था, और गांधी जी ने 78 अनुयायी के साथ 390 किलोमीटर की यात्रा की थी। कितना? 390 किलोमीटर की पैदल यात्रा अरब सागर का तटवर्ती क्षेत्र शहर डांडी के लिए। कौन सा शहर? डांडी के लिए। ठीक है, वहां जाकर के नमक बनाया और नमक कानून का तोड़ दिया। पानी में बने अम्लीय और क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि वे क्रमशः डैश और हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हाइड्रोजन। जो अम्ल और क्षार अपना संवाहक गुण तभी प्रदर्शित करते हैं जब वह जलीय घोल में हो और जिसमें से पानी पूरी तरह से आयनित हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं? ये कौन सा है? अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान प्रदान करने की शक्ति दिया गया है, और कुछ मामले में सजा को निलंबित भी कर सकता है और हटा भी सकता है, और कुछ सजा को कम भी कर सकता है। ये सभी प्रावधान बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के जंगलों में पाए जाने वाले चमकीले हरे रंग के सांप की एक नई प्रजाति की खोज की गई है, उसका नाम सालाजार स्लिथेरिन के नाम पर रखा गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 अरुणाचल प्रदेश का पक्का टाइगर रिजर्व है, 2020 में यह खोज किया गया था। ठीक है, इस सांप की प्रजाति का। अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन पूछा जा रहा है, तो यह हो जाएगा यह एक जीवन रक्षक गैस है। ये जो है ना एक रंगहीन गैस होता है जो जानलेवा होता है। ठीक है, जीवन रक्षक नहीं है, यह जानलेवा गैस है। ठीक है, तो ये कथन ना गलत है। अगर जानलेवा गैस होता तो ये कथन सही हो जाता, ये कथन गलत है, इसलिए यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। गलत कथन पूछा जा रहा था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के हिंदू विवाहों में उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें एक युवती और उसका प्रेमी अपनी इच्छा से विवाह करता है? इसको क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गंधर्व विवाह। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, हिंदू विवाह का 8 शास्त्रीय प्रकार में से एक है जिसमें युवती और उसका प्रेमी अपनी मर्जी से शादी करता है। तो यह 2 लोगों की सहमति पर आधारित विवाह है जिसमें कोई अनुष्ठान, गवाह या परिवार की भागीदारी नहीं होता, जिसको गंधर्व विवाह कहा जाता है। ठीक है, कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले आएगी? ये इन सब में से सबसे पहली घटना कौन सी आएगी? देख लेते हैं, सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व। ठीक है,
शक युग का आरंभ कब हुआ था? 78 ईस्वी में। ठीक। हर्षवर्धन का राज्यारोहण कब हुआ? तो ये हुआ था 606 ईस्वी में। ठीक है। और गुप्त युग का आरंभ कब हुआ था? गुप्त युग का आरंभ तो हुआ था 318-19 ईस्वी में। तो सबसे क्या है, कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले आएगी? आप लोग बताइए कौन सा आएगा? सिकंदर की मौत, क्योंकि ये 323 ईसा पूर्व की घटना है और ये सभी ईस्वी की घटनाएं हैं, तो पहला ही आंसर सही हो गया, सोचना है ही नहीं। इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो सकता है एग्जाम में पूछा जा सके कि शक युग का आरंभ कब हुआ, हर्षवर्धन का राज्यारोहण कब हुआ था, गुप्त युग का आरंभ कब हुआ था, इन सब से प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए मैंने सबको बता दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की एक विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, संपीड़न बल। जो ध्वनि तरंग की 5 विशेषताएं वर्णित किए गए हैं, इसमें से जिस तरंग धैर्य हो गए, कौन कौन से, यहां लिख दें। तरंग धैर्य हो गया, आयाम हो गया, समय अवधि, इसको समय अवधि भी कहते हैं, आवृत्ति हो गया और वेग हो गया। ये सभी 5 विशेषताओं द्वारा वर्णित किए जाते हैं और कंपन या विक्षोभ से उत्पन्न ऊर्जा का एक रूप होता है जो एक माध्यम में फैलने का काम करता है। ठीक है। ध्वनि तरंग का एक विशेषता क्या नहीं है? एक संपीड़न नहीं है। ठीक है। ऑप्शन 2, 3 द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी? तो यह वर्ष कौन सा था? 16 अगस्त 1765 को हुआ था। कब? 16 अगस्त 1765 को। बक्सर की लड़ाई के बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, क्या नाम था उसका? शाह आलम सेकेंड, शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव के बीच इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल द्वारा डैश के रूप में वर्णित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय अशांति के जनक, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ठीक है, इनको कहा गया था और स्वराज के पहले और सबसे मजबूत पैरोकार में से एक थे। स्वराज की अवधारणा इन्होंने ही दिया था। ठीक है, गंगाधर तिलक के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इनसाइडर के पुस्तक के लेखक क्या नाम है इनका? पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ये कब प्रकाशित हुआ था? 1998 ईस्वी में द इनसाइडर पुस्तक प्रकाशित हुआ था। कब? 1998 में। भारतीय सेना ने हाल ही में किस स्वदेशी विकसित वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण लद्दाख में किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, आकाश प्राइम का। किसका? आकाश प्राइम का। एक उन्नत संस्करण है जो स्वदेशी तकनीक जो भारत में बना है और इसमें एक्टिव आरएफ सीकर लगा हुआ है। क्या? आरएफ सीकर इसमें लगा हुआ है। इससे यह किसी भी मौसम इलाके में सटीक निशाना लगा सकता है। ठीक है, ये टारगेटिंग का काम सही से कर सकता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। भारत के जनसंख्यिकी इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष, द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? 1921 ईस्वी में। ठीक है, 1921 ईस्वी में जनसंख्या वृद्धि की कमी आई थी और जनसंख्या में निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति 1921 से ही चलती आ रही है। किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? तो यह मिट्टी चिकनी मिट्टी है। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा और इसमें जल धारण क्षमता ना सबसे अधिक होता है और रेतीली मिट्टी में सबसे कम होता है। कम पूछा जाएगा तो रेतीली मिट्टी, ज्यादा पूछा गया अधिकतम तो कौन सा? अधिक कम में होगा रेतीली और अधिकतम में चिकनी मिट्टी। ध्यान रखना, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1955 में पूर्व निम्नलिखित में से किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था? तो एसबीआई का जब गठन हुआ था, आरबीआई के बारे में आप लोग पढ़े होंगे तो आप सभी को पता होगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 27 जनवरी 1921 को औपनिवेशिक भारत के 3 प्रेसिडेंसी बैंक के पुनर्गठन और एकीकरण के माध्यम से एक एकल रूप में बैंकिंग इकाई के रूप में अस्तित्व में आया था और बाद में 1955 में एसबीआई में परिवर्तित कर दिया गया था। कौन से? एसबीआई में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इसका परिवर्तन 1955 में हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगरपत्तन बंदरगाह शहर नहीं था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, राखी गढ़ी। ठीक है, और 2600 से 1900 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा माना जाता है, जो परिपक्व हिस्सा है। और राखी गढ़ी स्थल कहाँ का? हरियाणा का हिसार जिला में है। कहाँ पर है? ये हरियाणा का
जिला का नाम है HISAR हिसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता कौन थे? इनका क्या नाम था? तो इनका जो नाम था ना, अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो गया। बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मालिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा कहां है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, बिहार शरीफ में। कहां पर है? बिहार शरीफ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो यह कांड जो ना 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन में 11 अगस्त को, कब? 11 अगस्त को। ठीक है, ध्यान रखना। विद्यार्थी सचिवालय भवन के सामने विधायिका भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश किया था और पटना के डीएम जो थे WG आयडे, उनका नाम था WG आयडे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे नदियां जो बिहार के पश्चिमी भाग से पूर्व की ओर बहते हुए गंगा नदी में मिलती है, उसका सही क्रम क्या है? कौन सा सही क्रम होगा? जो उत्तर बिहार की नदियां जो पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, गंगा में मिलती है, उसका क्रम क्या हो जाएगा ना? सरयू हो जाएगा, जो इसको घाघरा घाघरा से संबंधित है, और गंडक, बूढ़ी गंडक जो बागमती से है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 2, सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक जो, और उसके बाद गंडक बागमती में। ठीक है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। चलिए आखिरी प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? कमेंट कीजिए आप लोग, कौन सा होगा? कैमूर अभ्यारण्य। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। इसका क्षेत्रफल कितना है? 1784.73, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखना। और कैमूर और रोहतास जिला में इसका विस्तार है। तो सभी प्रश्नों को हमने अभ्यास कर लिया। दूसरा सेट था। आप लोग एक चीज कमेंट कीजिएगा कि पहले पेपर 2 को पूरा सेट कंप्लीट कर लिया जाए या फिर पेपर 1, 2, 3 को साथ साथ लेकर के चला जाए। ठीक है, तो अगले टेस्ट में फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।